बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स में जो हमारा मॉडल पेपर है उसका सेक्शन बी का जो पार्ट 2 होता है, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट, उस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस क्लास में और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व भी कर लिए थे। अब हम फर्दर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ये है जी हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमें सॉल्व करना है। इसमें कह रहे हैं जी, देखिए 600 जूल्स ऑफ एनर्जी आर सप्लाइड टू अ मशीन। मशीन का न्यूमेरिकल है। आपको याद होगा कि हमने ये जो सिंपल मशीन का चैप्टर पढ़ा था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक मशीन में जो फोर्स हम लगाते हैं उसको हम कहते हैं एफर्ट। ठीक है जी। सपोज करें जी ये एक मशीन है, तो जो फोर्स आप इस पर लगाओगे उसको आप कहते हो एफर्ट, और जो फोर्स मशीन आपको लगा के देती है उसको आप कहते हो लोड। इसी तरीके से जो वर्क आप करते हैं मशीन में उसको आप कहते हैं इनपुट, और जो वर्क मशीन आपको करके देती है उसको आप कहते हो आउटपुट। ठीक है जी, ये चार बातें मैंने आपको बताई हुई है। सो ये जो इनपुट और आउटपुट होता है, दे आर द वर्क। ये क्या होते हैं? वर्क होते हैं। सो इनपुट क्या है? इनपुट इज अ वर्क विच इज डन ऑन द मशीन। इनपुट एक ऐसा वर्क होता है जो हम मशीन पे करते हैं। और हमने 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो भी वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट में किया जाता है तो वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है, या यूं कह लो कि आप एक मशीन में एनर्जी लगाओगे तो उस एनर्जी से वर्क होगा। ये आपस में इंटरलिंक होती है। एनर्जी और वर्क जो है ये आपस में इंटरलिंक होती है। अगर आप किसी वर्क में पहले एनर्जी लगाएंगे तो फिर वर्क होगा, और फिर वो वर्क उस ऑब्जेक्ट में, उस मशीन में एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। फिर वो स्टोर एनर्जी आउटपुट की सूरत में बाहर निकलता हुआ वर्क हो जाएगा, जैसा आप आपस में इंटर कन्वर्टेड हो रही है। इस सवाल में अब तक हमसे क्या कहा गया है कि 600 जूल्स हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं एक मशीन में। ठीक है जी, आपके पास ये एक मशीन है, आप इसमें एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं कितनी? 600 जूल। कब उस एनर्जी से इस मशीन में क्या होगा? इस मशीन में वर्क होगा, और उस वर्क को हम क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। तो ये एक्चुअल में इनपुट ही है। इट इज इनपुट। बस इनपुट वर्क होता है, ये आपको एनर्जी की सूरत में दिया हुआ है। तब इसको हम यूं कहेंगे कि अगर हम 600 जूल एनर्जी एक मशीन में लगाएंगे तो ये एनर्जी उस मशीन में वर्क क्रिएट करेगी। कितनी? इतना ही, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जब आप 600 जूल एनर्जी एक मशीन में लगाओगे तो उस मशीन पे 600 जूल वर्क होगा, और जो वर्क मशीन पे होता है उसको हम इनपुट कहते हैं। सो ये इनपुट हो गया। ठीक है, ये सारा 9th का कॉन्सेप्ट है। आपने 9th में चैप्टर 8 पढ़ा हुआ है। बड़ी मशहूर कोई टीचर था उनसे, ठीक है ना, आपकी मिस हरदिल अजीज मिस कहकशा से। ठीक है, तो आपको याद हो गया सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी इनपुट। चले मैं लिख देता हूँ। इनपुट हमारे पास है कितना? 600 जूल्स। बस चालाकी ये है कि इनपुट को सीधा सीधा इनपुट नहीं कहा, एनर्जी का है। अब यहाँ आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि एनर्जी जो है जब आप ऑब्जेक्ट में लगाओगे तो वर्क होता है, और जितनी एनर्जी लगाओगे उतना वर्क होता है। तो ये एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और जो वर्क मशीन पे किया जा रहा है उसको आप इनपुट कहते हो। टू लिफ्ट द लोड ऑफ 300 न्यूटन, जो मशीन आपके पास जिस पर आप एनर्जी लगा रहे हो वो 300 न्यूटन का लोड उठा रही है। तो ये लोड हो गया जी, डब्ल्यू से उसको डिनोट किया जाता है। 300 न्यूटन हमारे पास लोड है। थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1 मीटर, आपकी जो हाइट आपने लोड को उठाया है वो 1 मीटर हाइट पर आपने उठाया है। फाइंड द इफिशियंसी ऑफ द मशीन, आपको मशीन की इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है। ये जिसका सिंपल सा डेटा। अब अगर आपको याद हो इफिशियंसी का फॉर्मूला जो है वो होता है इफिशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। इनपुट आपके पास मौजूद है, आउटपुट आपको निकालना है। पहले आउटपुट का फॉर्मूला आप यूज कर ले। आउटपुट का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको मैंने इस चैप्टर में बताया था, लोड मल्टीप्लाई बाय हाइट। लोड आपके पास है 300, मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास है 1, तो आउटपुट कितना बन गया जी? 300 जूल्स। ये आउटपुट हो गया। ठीक है जी, 600 जूल आप जो है वो इनपुट दे रहे हो, 300 जूल आपको जो है वो आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट आपने निकाल लिया। अब आप इस फॉर्मूले पे वैल्यूज डालेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है जी। जब आप कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन 50 आएगा आंसर, 50% आएगा। ठीक है, 50% मैंने वैसे बता दिया जबरदस्ती, क्यों? क्योंकि आप देखो ना, 600 जूल आप दे रहे हो उसको, 300 जूल आपको मिल रहा है, यानी आधा काम हो रहा है ना। 300 जूल का काम हो रहा है, 300 जाया हो रही है, तो 50% इसकी एफिशिएंसी बन जाएगी। तो इसकी आखिरी ये जो कैलकुलेशन है एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की, ये अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे हो जाएगा कि आउटपुट हो गया आपका 300 डिवाइडेड बाय 600, इनपुट हो गया मल्टीप्लाई बाय 100, ये 1 ये 2, 2 1 दा 2, 250 था, हो गया ना 50। ठीक है जी। सो ये आपने इसको फेयर कर लेना है नेक्स्ट टाइम। बाबा आगे न्यूमेरिकल पर आते हैं हम, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है ये, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस। ठीक है जी, पढ़ते जाते हैं हम और इसका डेटा भी बनाते जाएंगे। और इसका ताल्लुक लाइट का है जी, लाइट वाले चैप्टर से। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। ठीक है, ये लाइट का है। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब हमारे पास लाइट के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मिरर का है या लेंस का है। ठीक है, क्योंकि मिरर के अंदर अलग साइन कन्वेंशन होती है, लेंस में अलग। तो यहाँ देख लें जी, कॉनकेव मिरर वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है ये मिरर का है। मिरर का न्यूमेरिकल है जी। और मिरर के अंदर आपको मैंने याद पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कॉनकेव मिरर अगर हमारे पास न्यूमेरिकल में होगा तो हम उसकी फोकल लेंथ प्लस रखेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हम उसकी फोकल लेंथ को माइनस रखेंगे। क्योंकि सवाल में हमें कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, लिहाजा जो भी फोकल लेंथ होगी हम उसको प्लस में लेंगे। ठीक है। तो कहते हैं जी कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया जा रहा है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया जा रहा है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर, जबकि फोकल लेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। एफ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, लिहाजा इस फोकल लेंथ को हमने प्लस ही रखा। इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, बड़ा है, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। आपको इमेज की पोजीशन बतानी है और उसका साइज बताना है। इमेज की पोजीशन यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्यू कहते हैं, तो ये पोजीशन हो गई। और साइज ऑफ इमेज का मतलब हो गया आपके इमेज की हाइट, लंबाई, तो ये हो गई हाइट ऑफ इमेज। तो ये दो चीज आपको बतानी है। क्यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज, और एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज। आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आप 1/f यानी कि मिरर इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यूज डालें जी। f हमारे पास है 5, p हमारे पास है 30, और प्लस q हमें मालूम करना है। अब ये 1/30 जो है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगी। तो अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1/q इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/30। इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, 30 आएगा। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है जी, 6 में से 1 माइनस करें, 5 बचेगा, 5/30, और यहां बचेगा 1/q। अब आप पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है जी, पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दें तो ये 1/q से हो जाएगा q, और ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको आप डिवाइड करें, 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 6 30। यह आपने q फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, आपने एक चीज तो मालूम कर ली, पोजीशन ऑफ इमेज आपने मालूम कर लिया जी, ये हो गया। अब हाइट ऑफ इमेज के लिए हमने जो है वो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलों को मिला के एक फॉर्मूला इस चैप्टर में हमने बनाया था, ये वाला, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। ये हमने मैग्निफिकेशन के जो दो फॉर्मूले होते हैं दोनों को मिला के ये फॉर्मूला बनाया था। अब इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज हमें मालूम करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 दी हुई है हमें। ठीक है जी, क्यू हमने फाइंड आउट किया है जी 6, और पी हमारे पास है 30। 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच आई इक्वल्स टू 6/30 मल्टीप्लाई बाय 5।
अब आप इसको काटे जी, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 और 5 कट गया। हाइट ऑफ इमेज जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो आपका ये इमेज की हाइट आ गई 1 सेंटीमीटर। दो चीजें मालूम करनी थी आपने, दोनों चीजें मालूम कर ली, इजी न्यूमेरिकल था जी। चले जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। बल्कि इसको तो मिटा दूं पहले। चले, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास है जी ये वाला 12 का पार्ट जो है, द वेव लेंथ। अब ये चैप्टर साउंड, वेव एंड साउंड वाले चैप्टर में से, वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 नैनोमीटर। आपको एक वेव की वेव लेंथ दी हुई है। वेव लेंथ, आप जानते हैं कि वेव लेंथ को हम इस ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं लैम्डा। तो लैम्डा हमारे पास कितना हो गया, वेवलेंथ हमारे पास कितना हो गया, 0.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर गलत है जी, नैनो को हटाना होगा, तो नैनो की जगह जब हम हटाएंगे आ जाएगा 10 की पावर, नैनो का मतलब होता है -9। तो हमने नैनो हटाया, नैनो की जगह उसका फैक्टर डाल दिया 10 की पावर -9, और अब ये मीटर में आ गया। तो हमने वेव लेंथ को हाथ के हाथ करेक्ट कर लिया। फिर आगे कहते हैं जी इसकी स्पीड जो है, इस वेव लेंथ वाली वेव की स्पीड जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है। ये वेलोसिटी हो गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है जी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आपको वेव की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अब इसी चैप्टर में हमने इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, v इक्वल्स टू लैम्डा एफ। इस फॉर्मूले में से अगर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो वेव लेंथ को वेलोसिटी की तरफ लेके जाए, मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। वैल्यूज डालें जी, वेलोसिटी आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, और वेव लेंथ आपके पास कितनी है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब ये जो आपके पास डेसिमल पार्ट है 3 और 0.1, इनको आप डिवाइड कर दें आपस में, 30 आएगा। 3 डिवाइड बाय 0.1 30 आ जाता है ये। ठीक है जी, कहाँ लिए रहा पॉइंटर, F इक्वल्स टू 30। ठीक है जी, इन दोनों को डिवाइड किया है मैंने। अब 10 की पावर सॉल्व करते हैं जी। ऊपर है हमारे पास 10 की पावर 8, ये -9 है जी, ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +9। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी हो गई जी, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इन दोनों को आप ऐड करें 17, और इसका यूनिट होता है हर्ट्स। सो ये आपने जो है न्यूमेरिकल नंबर 12 का जो पार्ट है वो भी आपने सॉल्व कर लिया। इजी न्यूमेरिकल था जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है जी ये सवाल, क्वेश्चन नंबर इसी के नीचे वाला जी, लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू वाटर whose index of reflection is 1.33। ये तो अभी हमने चैप्टर पढ़ा है ताजा ताजा, वेकेशन से कुछ टाइम पहले ही हमने ये लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, और इसके न्यूमेरिकल्स अभी तो हमने किए हैं, तो ये आपको न्यूमेरिकल याद भी होगा, ये बिल्कुल बुक में से ही लिया गया एक न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, तो मैं ये भी करा देता हूँ जल्दी जल्दी से। हाँ जी, कह रहे हैं जी कि लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम एयर इनटू वाटर। लाइट जो है वो एयर से वाटर के अंदर आ रही है, whose इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.33। जिसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एन से डिनोट करते हैं, एन आपके पास कितना हो गया, 1.33। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है पानी के अंदर लाइट एंटर हुई है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, अगर आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 40 डिग्री है, सो आपको बताना है जी व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चैप्टर में हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं।
एक फॉर्मूला है वेलोसिटीज का और एक फॉर्मूला होता है एंगल्स का। तो यहाँ एंगल्स दिए में लिहाजा एंगल वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। वैल्यूज डालें जी, एन आपके पास है 1.33, साइन एंगल आई कितना है जी हमारे पास, एंगल आई 40 डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर हमें नहीं पता। अब कैलकुलेटर से आप सबसे पहले जो है वो साइन निकाल लें, साइन 40 कैसे निकालेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास साइन का ऑप्शन मौजूद होता है, एक बटन होता है जो साइन लिखा हुआ होगा, उसके आगे साइन दबाएंगे और उसके बाद 40 लिख के एंटर करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.642। क्या आ जाएगा, 0.642 डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। ठीक है जी। अब आप ये साइन एंगल आर को इधर ले जाएं और 1.33 को दूसरी तरफ ले आए, तो ये आपके पास इक्वेशन दी रही जो कि साइन एंगल आर इक्वल्स टू 0.642 डिवाइडेड बाय 1.33। साइन एंगल आर इक्वल्स टू, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें जी, 0.642 को डिवाइड करें 1.33 से, 0.4832 आएगा, 0.4832। अब इस साइन को लेकर आना है जी हमें इस तरफ। साइन जब यानी रेशियो जो होता है साइन कॉस टेन, जब ये दूसरी तरफ आता है तो ये इनवर्स हो जाता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, इसको इनवर्स कहा जाता है। तो जब हम साइन इधर लेकर आएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा 0.4832। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपने साइन इनवर्स निकालना होगा। साइन इनवर्स कैसे निकाला जाता है जी, साइन को हिट करने से पहले, साइन बटन दबाने से पहले शिफ्ट का बटन दबाएं आप। तो जब आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे ना तो फिर साइन आपका इनवर्स हो जाता है 0.4832। ये हो जाएगा 28.89 यानी कि 28.9 कह लें आप, 28.9 डिग्री, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वही न्यूमेरिकल है जो अभी हमने रिसेंटली किया है, इसको मैंने एक दफा और करा दिया। आगे बढ़ते हैं जी, कह रहे हैं जी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 1.144 सेंटीमीटर, पॉइंट नहीं है सॉरी, ठीक है चले। फाइंड द, पॉइंटर नहीं मिल रहा, देखिए ये रहा। फाइंड क्या करना है जी, आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है किसका, एक सिंपल पेंडुलम का जिसकी लेंथ आपको दी हुई है जी 144 सेंटीमीटर। लेंथ आपको दी हुई है कितनी, 144 सेंटीमीटर। इसको आप 100 से डिवाइड करके मीटर में लाएंगे, ये हो जाएगा 1.44 मीटर। ठीक है, और आपको टाइम पीरियड मालूम करना है जी किसका, सिंपल पेंडुलम का। इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए। एक फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का, एक फॉर्मूला होता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का, और एक फॉर्मूला था हमारे पास फ्रीक्वेंसी से अगर हमें टाइम पीरियड निकालना। तो चूंकि यहाँ सिंपल पेंडुलम की बात की हुई है, तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय G। वैल्यूज डालें जी, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का मतलब होता है 3.142 अंडर रूट एल हमारे पास कितनी है जी, लेंथ ऑफ पेंडुलम 1.44 और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। इन दोनों बाहर वाली वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6.284 अंडर रूट, अब 1.44 को 9.8 से डिवाइड करें आप, ये हो जाएगा 0.146, 0.146। अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें। स्क्वायर रूट जो है वो 0.146 का होता है 0.382, 0.382। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लिएगा मल्टीप्लाई, हम इसको बिल्कुल जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लिएगा क्या आंसर आ रहा है, मुझे बता दीजिएगा, सेकंड इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आते हैं जी, सॉरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं।
द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 49 सेंटीमीटर। इस एमसीक्यू इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम जरा बोर्ड साफ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब क्या रहे हैं जी, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 49 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के ऊपर का फासला दिया हुआ है आपको ये। यानी सपोज करें, अगर हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक दूसरा मार्कर ले लेते हैं, इससे ड्रॉ करते हैं हम। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास एक स्क्रीन रखी हुई है, ये एक स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मुझे दिया हुआ है, कितना? 49 सेंटीमीटर। ये देखो, ठीक है जी। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी स्क्रीन है, दोनों के दरमियान फासला आपको दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर। ये तो यहाँ तक की बात हो गई। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 49 सेंटीमीटर। अब क्या कहते हैं? अब कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है जी, लेंस नोट कर लें, कौन सा है जी? कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम प्लस रखेंगे, प्लस फोकल लेंथ इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन सो एज टू गेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन मैग्नीफाइड 6 टाइम्स। अब ये कह रहे हैं कि हमने इन दोनों के बीच में, देखिए लिखा हुआ है ना, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, यानी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में हमने ये एक लेंस रख दिया, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। तो क्या हुआ जी इसको? अगर स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में हमने लेंस रखा तो क्या हो रहा है जी? टू गेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन मैग्नीफाइड 6 टाइम। तो अब आपके पास स्क्रीन पर एक 6 गुना बड़ा इमेज बनना शुरू हो गया, ठीक है जी। तो आपको बताना है कैलकुलेट द फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ बतानी है। ये न्यूमेरिकल है आपके पास। आपसे कह रहे हैं जी कि एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन के दरमियान 49 सेंटीमीटर का फासला है। आपने इन दोनों के बीच में, जरूरी नहीं है बिल्कुल बीच में, आपने इनके बीच में किसी भी एक पॉइंट पर आपने कॉन्वेक्स लेंस रखा और अब आपको स्क्रीन पर एक इमेज बनना शुरू हो गया। आपका एक इमेज बन रहा है जी, और वो इमेज 6 गुना बड़ा है, मैग्नीफाइड 6 टाइम, 6 गुना बड़ा है। तो आपको बताना है, कैलकुलेट करनी है लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आपको कैलकुलेट करनी है। चलें जी, अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सिर्फ दो चीजें हमें दी हुई हैं, दो चीजें हमें दी हुई हैं। एक तो है जी स्क्रीन और ये वाला डिस्टेंस, इसको हम एल कह देते हैं। एल हमें दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें मैग्निफिकेशन दी हुई है जी 6 गुना 6 दी हुई है जी मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये लिखी हुई मैग्निफिकेशन, ये हो गया एल। हमें मालूम क्या करना है जी? फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। चलें, सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लें, Q डिवाइडेड बाय P, वैल्यूज डालें, सॉरी m की जगह आ जाएगा 6 इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय P, और Q कितना हो जाएगा जी? Q इक्वल्स टू 6P, ठीक है जी। एक तो कहानी आपने ये की। अच्छा, अब अगर वापस डायग्राम की तरफ आए तो हम जानते हैं कि ये जो फासला होता है ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, और ये जो फासला होता है ये और लेंस और इमेज के दरमियान, इसको हम कहते हैं Q। डायग्राम में अगर हम इस लाइन को इस लाइन से प्लस करें तो ये L के बराबर होती है, ठीक है। डायग्राम नजर आ रही है, तो इसलिए हम ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं जी, L इक्वल्स टू P, L इक्वल्स टू P प्लस Q, ठीक है जी। थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं, हाँ। अब वैल्यूज डालते हैं जी इस पे। L हमारे पास है 49, P प्लस Q हमने कितना फाइंड आउट किया? ये लिखा हुआ 6P, ठीक है जी। 49 इक्वल्स टू ये 6 और ये एक P है, कितना होगा जी? 7P। 7 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 49 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू P। अब आप इनको डिवाइड करें तो P आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। P आपने फाइंड आउट कर लिया, P आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप Q निकालेंगे कैसे? इसी इक्वेशन में ना, ये जो आपने Q मालूम किया है, इसमें आप P की वैल्यू डालते हैं। Q इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय P कितना है? 7। तो Q कितना हो जाएगा जी? 7 6
42 सेंटीमीटर। तो ये आपने P भी फाइंड आउट कर लिया, आपने Q भी फाइंड आउट कर लिया, दोनों चीजें आ गई। अब आप मिरर फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला यूज करें, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और अब हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। P हमारे पास हो गया 7, Q हमारे पास हो गया 42। अब आप एलसीएम ले लें जी 7 और 42 का, यहाँ लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। 7 6 42 है ना, 7 1 7, 7 6 42 और ये 6 आएगा, 7 6 42, 42 आएगा जी एलसीएम। यहाँ 6 आ जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा 7/42, 1/f, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है जी, सॉल्व कर लिएगा, ये आपका होमवर्क है जी। ठीक है, तो ये हमने ये वाला न्यूमेरिकल भी कर लिया, और